रेलवे स्टेशन के किनारे बने छोटे से झोपड़े में दो दोस्त रहते थे, गोटिया और मोटिया। दोनों कूली का काम करते थे। लाल कपड़े में लिपटी कूली की पट्टी उनके माथे की पहचान बन चुकी थी। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या धूप, ये दोनों साथ में मजदूरी करते और साथ में हंसते। मोटिया पतला दुबला, चंचल और मुस्कुराता रहता। गोटिया थोड़ा मोटा था, थोड़ा शांत, लेकिन दिल से बेहद गहरा। एक रात खाने के बाद दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अरे मोटिया, सोचा है जब अपना घर होगा ना, ईंट वाला, छत वाला, तो तेरे बर्तन धोने का काम मैं करूँगा। और मैं हर रविवार तुझे गरम गरम पूरी और भाजी बनाकर खिलाऊंगा। दोनों हंसी में खो जाते हैं। अपनी जिंदगी से थके हारे होने के बावजूद भी दोनों का सपना छोटा ही सही, लेकिन अपना घर हो जिसके लिए दोनों दोस्त बड़ी मेहनत करते और साथ ही पैसे जमा करते। अरे वाह, मजा आ गया। आखिरकार हम दोनों ने मिलकर 80,000 जमा कर ही लिए। वाह, क्या बात है। अब जल्दी ही किसी बड़े साहब को पकड़ेंगे और अपने घर का काम शुरू कर लेंगे। भाई वाह, जल्द ही मोटिया और गोटिया का सपना सच होने वाला था। लेकिन तभी अचानक सब बदल गया। मोटिया की तबीयत अचानक खराब होने लगी। सांस फूलती, शरीर टूटता, इलाज करने के बावजूद भी कोई असर ना होता, जिसके कारण धीरे धीरे मोटिया का व्यवहार भी बदलने लगा। चिड़चिड़ा, चुप और उदास रहता। लेकिन एक दिन मोटिया बड़ी खुशी से घर लौटा। गोटिया, गोटिया, सुनना, एक जबरदस्त बात बताऊं। ओ तेरी, आज तो तू बड़ा खिलखिला रहा है। भाई, भगवान ने सुन ली हमारी। आज स्टेशन के पास एक आदमी से मुलाकात हुई। मोबाइल पर किसी से घर के बारे में बात कर रहा था। मुझे लगा वो काम का आदमी है, तो मैंने भी बात की। और भाई, वो तो सीधा बिल्डर का आदमी निकला, दलाल है। क्या बात कर रहा है? फिर आगे क्या हुआ? उसने बोला कि एक छोटा सा 1 BHK घर है रेलवे क्वार्टर्स के पीछे। सिर्फ 80,000 का टोकन देना है अभी, फिर वो हमारे नाम पर बुक कर देगा। 80,000? ये बात तो वैसे अच्छी है, लेकिन वो इंसान भरोसे लायक तो है ना? अरे हाँ बाबा, देख, अब तू ज्यादा कुछ मत सोच। जल्दी से मुझे सारे पैसे दे दे, मैं कल ही जाकर उसे पैसे दे दूंगा। तू भी साथ चलना, ठीक है? दलाल के बारे में सुनकर गोटिया जितना खुश था उतना ही डरा हुआ था। कौन जाने वो दलाल कैसा था। उस पर यूं भरोसा करना उसे सही नहीं लग रहा था। लेकिन मोटिया को खुश देख उसने उस बात को अनदेखा कर दिया। महीनों से जो मोटिया टूट चुका था, वो आज उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक थी। इसलिए गोटिया ने पैसे देने के लिए हामी भर दी। ठीक है मोटिया, तूने कहा ना, तो बस काम हो जाएगा। हम कल उसे पैसे दे देंगे। अगले दिन दोनों तय जगह पहुँचे। स्टेशन से थोड़ा दूर एक पुराने से बिल्डिंग के पास। वहाँ एक आदमी सफेद शर्ट, बालों में चमकदार तेल लगाए मोबाइल पर बिजी था। हाँ जी, बुक हो गया समझिए, बस टोकन आ जाए। अरे पेमेंट में देरी नहीं चलेगी, कस्टमर रेडी है जी। भाई साहब, ये मेरा दोस्त है गोटिया, पैसे का इंतजाम हमने कर लिया है। बहुत बढ़िया। देखिए साहब, ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए है, कल से रेट बढ़ जाएगा। लोकेशन देखी आपने, बस 5 मिनट स्टेशन से, पानी बिजली सब पक्का। दलाल गोटिया और मोटिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मानो वो कोई बड़ा आदमी हो। लेकिन गोटिया उसकी आंखों में झांक रहा था। उसे बेचैनी दिखी, आवाज में कुछ ज्यादा मिठास थी। भाई, कागज कहाँ है और रजिस्ट्रेशन कब होगा? अरे वो सब बाद में, पहले टोकन दीजिए, फिर मैं सब सेट करवा दूंगा। आप मेरे ऊपर छोड़िए ना, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है। दलाल का जवाब सुनकर गोटिया को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने मोटिया को अपनी ओर खींचा और धीमी आवाज में कहने लगा, मोटिया रुक, कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी आंखें नहीं मिला रहा, बातों में ज्यादा मिठास है और कागज तक नहीं दिखा रहा। तू हमेशा शक करता रहता है, कुछ अच्छा होने वाला है तो तुझे डर क्यों लगता है? क्योंकि मुझे अपना सपना किसी धोखेबाज के हवाले नहीं करना। गोटिया और मोटिया के बीच खुसर फुसर चल रही थी। उन दोनों की शक्ल से समझ आ रहा था कि कुछ तो बड़ी बात है,
तभी दलाल बात सुन लेता है और गुस्से में बोलता है, देखिए भाई साहब, अगर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए। मेरा वक्त बेशकीमती है, बहुत कस्टमर्स हैं लाइन में, ना जाने कहाँ से चले आते हैं। दलाल की बात सुनकर मोटिया गोटिया पर गुस्सा हुआ। नहीं नहीं साहब, रुक जाइए, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। गोटिया, ये तू क्या कर रहा है? देख, तूने कहा था कि तू पैसे देगा, तो अब पीछे क्यों हट रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू सारे पैसे साहब को दे दे। अरे देख, क्या सोच रहा है, दे दे ना। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक। मोटिया गोटिया के बर्ताव से नाराज और गुस्सा हो चुका था। दलाल को वहाँ से जाता देख उसने गोटिया के हाथ से सारे पैसे छीन लिए और उसे दलाल को सौंप दिया। इसे कहते हैं असली होशियार। मोटिया भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके पैसे और आपका घर सुरक्षित हाथों में है। चलिए, अब मैं चलता हूँ। और इस तरह वो दलाल वहाँ से निकल गया। लेकिन जब अगले दिन सुबह गोटिया और मोटिया दलाल को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो मोबाइल पर आवाज आती है, इस नंबर पर अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। गोटिया बार बार नंबर डायल करता है। मोटिया बेचैनी से इधर उधर टहलता है। शायद नेटवर्क नहीं होगा, तो दोबारा मिला ना। 5 बार कर चुका हूँ मोटिया, ये नंबर बंद हो गया है। धीरे धीरे शक यकीन में बदलता है। मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछताछ करने पर सच सामने आता है। वो आदमी कोई दलाल नहीं था, वो एक ठग था जो ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके गरीबों को सपनों का लालच देकर लूटता था। मोटिया के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो बुरी तरह टूट चुका था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसका चेहरा बुझा बुझा था। गोटिया ने जैसे ही उसे देखा, कुछ कहने ही वाला था कि मोटिया ने खुद बोलना शुरू कर दिया। गोटिया, माफ कर दे यार, मैंने तुझसे जबरदस्ती की। तेरा पैसा, तेरा विश्वास, सब कुछ डुबो दिया मैंने। पैसे की बात छोड़ दे मोटिया, लेकिन तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? तेरी हालत अचानक इतनी खराब क्यों लग रही है? शायद नहीं, दरअसल मुझे कुछ महीनों पहले डॉक्टर ने बताया था कि मेरे शरीर में एक गंभीर बीमारी है। फेफड़ों में इन्फेक्शन है जो अब बढ़ चुका है। शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये बात सुनकर गोटिया हक्का बक्का रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को और मोटिया को संभाला। तभी, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने जो भी किया दोनों के लिए किया। जब मुझे पता चला कि मेरे पास समय कम है तो लगा कि कम से कम मरने से पहले तुझसे किया वादा तो पूरा कर लूं और एक घर ले लूं। इसी जल्दी में मैंने गलती कर दी। मैं लालच में आ गया और सब बर्बाद हो गया। अबे मोटिया, पागल है क्या तू? देख, जो हुआ सो हुआ, अब जाने दे उस बात को। तूने जो भी किया हम दोनों के लिए किया, बस बात खत्म। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गलती तेरी नहीं है, उस दलाल की है। उससे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब तू खुद को दोष देना बंद कर दे, ठीक है? मैं हूँ तेरे साथ। मोटिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद से मोटिया ने कूली का काम बंद कर दिया। गोटिया अब दिन रात काम करता। कभी स्टेशन पर बोरा ढोता तो कभी बाजार में बक्से उठाता। कई बार देर रात लौटता तो थक कर वहीं जमीन पर लुढ़क जाता। गोटिया, अब रहने दे, तू अपनी सेहत खराब मत कर। अबे तू चुपचाप आराम कर, हमारा सपना अब मैं पूरा करूंगा। 2 महीने बीत गए। एक सुबह गोटिया ने उसे बाहर चलने को कहा। चल, एक जगह दिखानी है तुझे। मोटिया गोटिया के सहारे से चला। कुछ दूर चलने के बाद रेलवे स्टेशन के बाजू में जो खाली मैदान था, वहाँ मोटिया को एक 3 मंजिला घर दिखा। ये देख, ये है तेरा और मेरा नया घर। पक्के दीवारों का नहीं है, लेकिन मजबूत है, तेरी मेरी दोस्ती की तरह। आखिरकार गोटिया की रोज देर रात घर आने की वजह मोटिया के सामने आ ही गई। वो दिन भर मेहनत करता और रात को अपने दोस्त के लिए आलीशान झोपड़ा बनाने में जुट जाता। अपने गोटिया का ये प्यार देखकर मोटिया भावुक हुआ और वो दोनों शान से उस झोपड़े में रहने लगे। सुंदर नगर राज्य अपने नाम की ही तरह सुंदर था। वहाँ के राजा विक्रम सिंह अपने राज्य को बड़ी ही जिम्मेदारी से संभालते थे। राज्य अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्तरों पर सुबल और परिपूर्ण था। राज्य के मंत्रिमंडल में एक से एक हुनरबाज, चतुर
और साहसी मंत्री थे। उन मंत्रियों में से 3 भाई जयनाथ, विजयनाथ और सुजयनाथ थे। जयनाथ सबसे बड़ा, मझला विजयनाथ और सबसे छोटा सुजयनाथ था। तीनों भाइयों के पिता दिग्विजयनाथ ने गांव में आए ऋषि की जमकर सेवा की थी, तो उसके बदले उन्होंने दिग्विजय को एक आशीर्वाद दिया। बालक, हम तुम्हारी सेवाओं से अति प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुनिवर, मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने होने वाले पुत्रों के लिए कुछ मांगना चाहूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें 3 बच्चे होंगे और तीनों भाइयों के पास अलग अलग शक्तियां होंगी। तीनों में मानो मानव, दानव और फरिश्ते की शक्तियां होंगी। यही मेरा आशीर्वाद है। जाओ, सुखी रहो। दिग्विजय को जब 3 बच्चे हुए, तीनों के पास अलग अलग शक्तियां थी। जयनाथ बड़ा ही बुद्धिमान और व्यवहार कुशल था, जो कि किसी भी मसले को अपनी बुद्धिमानी से हल कर सकता था। अपनी आँखों को दूसरों की आँखों में डालकर वो इस तरह बात करता कि सामने वाला उसकी बात को मंजूर कर ही देता। विजयनाथ के बाहों में अपार बल था। सुजयनाथ के पास प्रेम और करुणा की शक्ति थी, जिससे वो पत्थर दिल इंसान या जंगली जानवर के दिल को पिघला सकता था। वो किसी भी इंसान या जानवर के सिर पर हाथ रखकर उसे अपने वश में कर सकता था। तीनों की खूबियाँ उनके पिता को पता थी। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब तीनों भाई अपने पिता के साथ बैठे, तो पिता ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी शिक्षा आज पूरी हो गई। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों के पास अलग अलग जो शक्तियाँ हैं, उसका इस्तेमाल तुम अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए करो। इस तरह से तुम्हारी शक्तियाँ इंसानियत के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तीनों भाई अपने अपने वरदान की शक्तियों के बलबूते पर सुंदर नगर राज्य में मंत्री पद के लिए चुने गए। तीनों भाई अपने अपने कौशल से सुंदर नगर राज्य को सबल और वैभवशाली बनाने में लग गए। जयनाथ एक पड़ोसी राज्य की सीमावाद पर पड़ोसी राज्य के मंत्री के साथ बात करते हुए बोला, देखिए जय सिंह जी, आपके और हमारे राज्य की सीमा तय हो चुकी है। अब ये जो आपके राज्य की सीमा है, उस पर सिर्फ इस देवी नदी के कारण ही विवाद हो रहे हैं। अगर इस देवी नदी का पानी हम दोनों राज्यों के लोग इस्तेमाल करेंगे, तो फिर विवाद तो होगा ही नहीं। देखिए, युद्ध करने से ना आपका फायदा है और ना ही हमारा, बस दोनों राज्यों का नुकसान ही होना है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि हम सुख और शांति से रहें, तो हमारे राज्य का भी भला होगा और हमारा भी। सही कह रहे हैं आप जयनाथ। 10 साल से चले आ रहे इस मसले को आपने कितनी आसानी से सुलझा दिया। हमें आपका सुझाव मंजूर है। मंजूर क्यों ना होता। जयनाथ ने दूसरे मंत्री की आंखों में आंखें डालकर अपनी बुद्धिमानी से कुछ इस तरह मसला सुलझाया था कि उसकी बुद्धि की ताकत का परिचय और फायदा दोनों राज्यों को हुआ था। बात बुद्धि के बल की चल ही रही है, तो शरीर के बल की बात क्यों पीछे रहे। एक बड़े से पेड़ को विजयनाथ ने यूं उखाड़ा मानो वो पेड़ ना हो, कोई घास हो। ये देखकर राजा विक्रम सिंह ने उससे कहा, वाह वाह विजयनाथ, आपकी इस ताकत को किसी की नजर ना लगे। हमें गर्व है कि आप हमारे सेनापति हैं। महाराज, सुंदर नगर राज्य की सेवा करने का अवसर आपने मुझे दिया है। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। विजयनाथ ने कई लड़ाई जीतकर अपने राजा को खुश किया था। जो कुछ सैनिक बंदी बनाए जाते, उनके मन में प्रेम और करुणा जगाने और मन परिवर्तन करने का काम सुजयनाथ बड़ी ही लगन से करता। प्रेम और करुणा से संपूर्ण दुनिया को जीता जा सकता है। तुम इस बंदी गृह से निकलकर एक अच्छी जिंदगी जियो, मैं यही चाहता हूँ। प्रेम और करुणा से सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जंगली जानवर से भी आप एक नाता बना सकते हैं। ये देख विक्रम सिंह से रहा नहीं गया। वो सुजयनाथ के पास आए। ये जो कार्य आप कर रहे हैं, लोगों को सही मार्ग पर लाने का, ये बहुत ही महान कार्य है। आप तीनों भाई इस राज्य के लिए वरदान साबित हुए हैं। हाँ, सच था। ये तीनों भाई वरदान साबित हुए थे, लेकिन एक दिन इस वरदान को भी श्राप कुछ इस प्रकार लगा
जब एक युद्ध में सेनापति के कार्य को राजा ने ज्यादा महत्व दिया। इस बात पर तीनों भाई राज दरबार में लड़ पड़े। माफ कीजिएगा महाराज, पर इस युद्ध में सिर्फ सेनापति को इतनी तारीफ और इतना इनाम मिल रहा है, लेकिन इसका हकदार तो मैं भी हूँ। मैंने जो योजना बनाई वही तो इस्तेमाल करके हमने इस विजय को प्राप्त किया। नहीं नहीं महाराज, अरे इन्होंने योजना बनाई, लेकिन युद्ध के मैदान पर मैंने ही अपनी सेना के साथ लड़ाई की ना। अरे भैया, आपने कुछ राज्यों के साथ अपने राज्य की दोस्ती बनाई है, पर कुछ राज्यों के साथ तो युद्ध भी हो रहे हैं ना, वो तो हमने किए हैं। इसीलिए इस युद्ध में मुझे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। अरे आप बैठिए भैया, मैंने जब दुश्मन देश से सुलह की और उनको समझाया कि युद्ध करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैंने उनके मन को युद्ध के विचारों से दूर कर दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो महाराज, इस युद्ध को जीतने का हकदार मैं हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए और इनाम भी मिलना चाहिए। नहीं, ये सम्मान मुझे मिलना चाहिए। नहीं, ये मेरा अधिकार है। नहीं, मुझे इनाम मिलना चाहिए। तीनों भाइयों में कुछ इस तरह से झगड़ा हुआ कि भरे दरबार से तीनों भाई एक के बाद एक बाहर निकल आए। राजा विक्रम सिंह के मन को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्हें लगा कि उन्हें सजा दी जाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तीनों उनके राज्य की शान थे। राजा ने तीनों भाइयों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तीनों भाइयों में अलगाव आ गया। उसके कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में कुछ 4-5 लोग रोते हुए आए। राजा जी, हम बहुत दुखी हैं, जल्द से जल्द कुछ कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। हुजूर, हमारा तो नसीब ही फूट गया, उस आदमखोर शेर से हमें बचाइए। लेकिन ये तो बताओ कि हुआ क्या है। राजा जी, हमारे गांव में एक बड़ा ही आदमखोर और अजीब शेर आया है। उसके मुंह से आग निकलती है और वो अपने शिकार को जलाकर खाता है। उसे कोई सामान्य हथियार नहीं मार सकता। उसने हमारी गाय, बैल, बकरी और तो और गांव के कुछ लोगों को भी अपना निवाला बना लिया है। वो तो जंगल के जंगली जानवरों को भी खा रहा है। जल्दी हमें बचाइए, हुजूर कुछ कीजिए। ये बात सुनकर विक्रम सिंह परेशान हुए। उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिक को जयनाथ, विजयनाथ और सुजयनाथ को बुलाने भेजा, तो तीनों तुरंत राजा के सामने आ गए। राजा जी, ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो आदमखोर शेर उसमें फंसेगा और पकड़ा जाएगा। नहीं राजा जी, ये काम तो मेरा है। मैं उसे ऐसी पटकनी दूंगा कि खत्म कर दूंगा। महाराज, इस बार आप मुझे भेजिए, मैं उसे अपनी शक्ति से शांत कर दूंगा। तीनों जब उस शेर का सामना करने गए तो उस जादुई शेर के सामने किसी की एक न चली। विजयनाथ ने उससे 2 हाथ करने चाहे तो शेर ने घायल कर दिया, और ये सब देखकर सुजयनाथ की उसके सामने जाने की हिम्मत न हुई। तीनों थक हार कर राजा के पास आए। मुझे नहीं पता था कि वो इतना ताकतवर और खतरनाक शेर है। मुझे लगता है कि शेर को तुम तीनों को साथ मिलकर हराना होगा। उसके लिए तुम तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। मेरी बात मानो और खुद के अभिमान को छोड़कर राज्य की भलाई के लिए एक साथ आओ। तीनों को राजा की बात माननी ही थी, क्योंकि राज्य की सुरक्षा का सवाल था। जयनाथ ने एक योजना बनाई जिसमें एक गांव के बाहर वाली गुफा जो कि जंगल में थी, उसमें कुछ भेड़ बकरी इस तरह बांधी गई कि शेर को सबसे पहले वही नजर आए। उसके लिए विजयनाथ ने शेर को अपने पीछे दौड़ाने का और उसे उस गुफा तक लाने का जिम्मा लिया। सुजयनाथ ने इस योजना में जंगली जानवर परेशान ना करें, इसके लिए उनसे बात करके जंगल के एक कोने में इकट्ठा कर दिया। आजा बेटा आजा, अब तो तुझे कैद होना ही पड़ेगा। इसकी खुशबू से तू मुझ तक आ गया और मैं तुझे लेकर जाऊंगा गुफा तक। आप दोनों यहीं पर इसी जगह जमे रहना। अगर आप में से किसी को उस शेर ने देख लिया ना, तो वो गुफा को छोड़कर आपके पीछे आएगा। फिर क्या था, जैसे ही शेर आया उसने विजयनाथ के शरीर से आने वाली गंध को सूंघा और उसके पीछे दौड़ पड़ा, और विजयनाथ गुफा तक आकर जंगल में कहीं गायब हो गया। तभी शेर की नजर गुफा में बंधी भेड़ बकरी पर पड़ी और शेर गुफा में घुसा।
तभी विजयनाथ ने एक बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे के सामने गिरा दिया और शेर गुफा के अंदर ही अटक गया। तीनों अपना काम कर राजा के पास आए तो राजा ने उनसे कहा, देखा आप लोगों ने एकता की ताकत। एकता में जो ताकत है वो हमें किसी भी संकट से बचा सकती है। इसीलिए आप तीनों भाई हमेशा एक साथ रहिए। राजा जी, हमें अपनी गलती का एहसास है और साथ रहने की ताकत समझ आ गई है। आज से हम तीनों